जय हिंद दोस्तों। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छा लेक्चर। ये एक जीन्स एंड क्रोमोसोम्स जो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th ICSE बायोलॉजी का, इसका तीसरा लेक्चर होने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, तो हम पढ़ ही चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने सेल साइकिल में क्या पढ़ा था। तो सेल साइकिल में बेसिकली हम लोगों ने दो स्टेजेस पढ़ी थी। पहला था एक जिसको हम इनएक्टिव स्टेज कह रहे थे, हालांकि वो इनएक्टिव नहीं था, दैट वाज इंटरफेज। ठीक है। और दूसरे फेज को हम कह रहे थे डिवाइडिंग फेज, एंड दैट वाज नोन एज एम फेज। यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। इंटरफेज में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा होता है G2 फेज। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये S फेज में जो है, S फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है। DNA रेप्लिकेट करता है इन S फेज। ठीक है। तो S फेज में DNA रेप्लिकेट करता है, और DNA किस तरीके से रेप्लिकेट करता है ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। ये आपके पेरेंट DNA, पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल DNA। अब जब ये डिवाइड करेगा तो कैसे होगा? डिवाइड करने का मतलब रेप्लिकेट करेगा। ठीक है। तो ये देखो, ये ओल्ड स्ट्रैंड के हर 2 ओल्ड स्ट्रैंड के सामने जो है इस तरीके से न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA सिंथेसाइज हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। क्या आपको क्लियर हो पा रहा है? ये वॉयलेट वाला कलर जो है, दिस इज योर पेरेंटल स्ट्रैंड, एंड ये वाला पार्ट जो है, दिस इज योर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो यहां तक हमने जो है बात कर लिया था कि DNA का रेप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अनवाइंडिंग होती है और स्प्लिटिंग होती है DNA स्ट्रैंड्स की, और फिर उसके बाद जो है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और फिर न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होना शुरू होता है ऑन ईच एंड एवरी, ऑन बोथ दी पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है। तो इतना हमने बात कर लिया था। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या रिवाइज करना है रिवाइज कर लीजिए। तो हम अब सेल डिवीजन को स्टार्ट करेंगे। हो गया? नोट हो गया? आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। तो देखो, सेल डिवीजन हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है। हम लोगों ने जो एम फेज की बात किया था अभी, एम फेज। ठीक है। सेल साइकिल का एम फेज जो था, बेसिकली यही सेल डिवीजन है। यहाँ पर क्या होगा कि सेल डिवीजन जो है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला टाइप आपका क्या है? माइटोसिस, और दूसरा है मियोसिस। इसका डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि माइटोसिस जो है ये आपका सोमैटिक सेल्स में होता है, सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस जो होता है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स, या फिर गैमीट्स बोल लीजिए, या फिर सेक्स सेल्स बोल लीजिए, इनमें होता है। ठीक है। और ये गैमीट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन गोनैड्स। व्हाट आर गोनैड्स? गोनैड्स आर reproductive
ऑर्गन्स, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली कहा जाए तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और ह्यूमंस के केस में हम लोग बेसिकली ह्यूमंस का ही जो है एग्जाम्पल लेने वाले हैं, आपको इस साल वही पढ़ना है। तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ह्यूमंस में एक होता है मेल एंड अनदर वन इज फीमेल। तो मेल के पास कौन सा गोनैड होता है, अगर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर टेस्टिस होता है और यहाँ पर ओवरी। टेस्टिस जो है ये गैमीट्स बनाएगा या सेक्स सेल बनाएगा या मेल रिप्रोडक्टिव सेल या मेल सेक्स सेल बनाएगा, जिसको आप बोलेंगे स्पर्म, ठीक है। और ओवरी क्या करेगी, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाएगी, जिसको हम फीमेल सेक्स सेल बोलेंगे और इसको बोलेंगे ओवा या ओवम, ठीक है। ओवम प्लूरल है, ओवा सिंगुलर है, और इसको एग भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये है फीमेल सेक्स सेल या गैमीट, ठीक। और स्पर्म क्या है, मेल सेक्स सेल या गैमीट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो इन्हीं गैमीट्स में होने वाला है, ठीक है, इन्हीं गैमेटिक सेल्स में होने वाला है, विच आर प्रेजेंट इनसाइड दी गोनैड्स, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। मियोसिस की एक्चुअली ढेर सारी स्टेजेस होती हैं। मियोसिस 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2, ठीक है। तो इसके बारे में हम फर्दर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है माइटोसिस को पढ़ेंगे, ठीक है, विच अकर्स इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या होता है, सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है आपके बॉडी सेल्स में, ठीक है, आपके बॉडी सेल्स में। यानी कि बॉडी सेल्स का मतलब क्या हुआ, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो गोनैड्स वाले सेल्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, उनके अलावा जो बॉडी में और भी सेल्स पाए जाते हैं, उनमें जो है माइटोसिस होती है। क्या आपको क्लियर हो रहा है? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये केवल इंट्रोडक्टरी है, इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, इसके बाद हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस। तो देखो, माइटोसिस को हम 2 स्टेजेस में, 2 ब्रॉड स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज योर फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन अगेन। तो यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन है। तो क्या होगा ना कि सबसे पहले जो है, पहला स्टेप जो होगा वो कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर उसके बाद जो है आपका साइटोकाइनेसिस होगा। ये इसका ऑर्डर है, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब होता क्या है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कैरियोकाइनेसिस में आपको 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, 4 स्टेजेस। सबसे पहला है आपका प्रोफेज, दूसरा है आपका मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बाद आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर भी क्या होता है कि प्लांट और एनिमल सेल, अलग अलग प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग टाइप का साइटोकाइनेसिस होता है। प्लांट में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कैरियोकाइनेसिस को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को। ठीक है, तो ये माइटोसिस के बेसिकली स्टेजेस थे। एक बार मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ माइटोसिस के लिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि माइटोसिस ओनली नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी जनरेशन। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट इन एवरी जनरेशन, यानी कि आपके पेरेंटल सेल में अगर 2n क्रोमोसोम्स हैं तो इनके 2 डॉटर सेल्स में भी 2n क्रोमोसोम्स होंगे। और फर्दर अगर और भी जनरेशन्स में जाएं हम लोग तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। क्या आपको क्लियर हुआ बात? ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाई माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, देख रहे हो, बिल्कुल क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल नहीं बदल रहा है, पूरा हर जनरेशन में कांस्टेंट है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो मैं और कुछ पॉइंट्स बता दूं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अगला पॉइंट। ठीक है, तो क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होगा कि माइटोसिस जो है ये ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, इसकी बात हम कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि फंक्शन सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। तो ग्रोथ में हेल्प करता है, डेड सेल्स के रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये सारे जो हैं इसके कुछ की फीचर्स हैं माइटोसिस के, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इनके बारे में हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे और अच्छे डायग्राम से मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। पहले आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जेनेटिक्स ही शुरू करूंगा मैं। चलिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस के डिफरेंट स्टेजेस, और सबसे पहला स्टेज है आपका प्रोफेज। तो देखो, किसी भी स्टेजेस को माइटोसिस के किसी भी स्टेज को हम जब स्टडी करेंगे ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप क्रोमोसोम्स पे ध्यान दें। आपका ध्यान कहाँ कहाँ होना चाहिए? क्रोमोसोम्स पे ध्यान होना चाहिए। अगर आप एनिमल सेल की स्टडी कर रहे हैं तो आपका ध्यान सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर पे भी होना चाहिए, और इन जनरल अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम्स पे होना चाहिए। ठीक, सेकेंडरी चीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होना चाहिए, न्यूक्लियोलस पे होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है, आप अपने आप पॉइंट बना लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला चीज मैं यहाँ पर लिखूंगा कि क्रोमोसोम्स becomes short and distinct। मतलब आप समझ पा रहे हैं? शॉर्ट होने का मतलब ये है कि वो और कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा, और डिस्टिंक्ट का मतलब अगर शॉर्ट हो जाएगा और कंडेंस्ड हो जाएगा तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, तो यानी कि वो डिस्टिंक्ट भी होगा।
ठीक है, इजिली विजिबल होगा। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो यहां पर कह सकते हैं कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स। अब ये सब कुछ मैं डायग्राम के थ्रू से आपको एक्सप्लेन करूंगा, सेपरेटली भी हम करेंगे, इंडिविजुअली जिसको कहते हैं, और उसके बाद हम कंपैरेटिवली भी करेंगे डायग्राम से, ठीक है। तो बिल्कुल अभी ये टेंशन मत लेना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्लियर बिल्कुल। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं और दे हैव टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये सब कुछ मैं आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जब डिस्कस कर रहा था तो उस समय बता चुका हूँ। तो जो लोगों को डाउट है, जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे, वो पहला और दूसरा वीडियो देख करके आए, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। दे हैव टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। इनके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, यानी कि दृश्य कुछ इस प्रकार का है कि ये क्रोमोसोम्स ऐसे हो गए डुप्लीकेटेड। पहले कैसे थे? पहले ऐसे थे, बीच में सेंट्रोमियर था, अब ऐसे हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो गए? डुप्लीकेट हो गए, और डुप्लीकेट हुए तो हुए, इनके बीच में सेंट्रोमियर बहुत ही क्लियरली विजिबल था, ठीक है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये दोनों क्या है? These two are sister, ये पूरा एक, ये पूरा 2, These two are sister chromatids, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे, तो वैसे नहीं होता है, ये अलग है, ये ऐसे नहीं गिनते हम लोग। ये एक क्रोमैटिड, यहां से यहां तक, ये दूसरी क्रोमैटिड, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये बीच में जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, इसको कहते हैं सेंट्रो, CENTRO, सेंट्रोमियर। क्या क्लियर हो रही है बात? तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टू या एट सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर की पोजीशन ना जरूरी नहीं है कि सेंटर में हो। कभी कभी क्या होता है ना कि अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। देखो, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरह यहाँ पे भी सेंट्रोमियर हो सकता है, ठीक है। कभी कभी बिल्कुल सेंटर में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप ऐसा मत लिखिएगा पेपर में, मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि कई बच्चे पेपर में लिख देते हैं कि सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइनिंग देम, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी जो है ऊपर नीचे उसकी शिफ्टिंग हो जाती है, तो जरूरी नहीं कि वो सेंटर में ही पाया जाए। तो यहाँ अगला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स वाला बात हो गया। तीसरा चीज, जो आपके सेंट्रोजोम होंगे, सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा। सेंट्रोजोम में सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन अकर, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद एस्टर रेज आर फॉर्म्ड। एस्टर रेज आपको दिखाई दे जाएंगे प्रोफेज में, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स भी बन जाते हैं यहाँ पर। और एक खास बात यहाँ पर क्या होगी कि सेंट्रियोल मूव्स टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। यानी कि पोल्स का मतलब समझो और इक्वेटर का मतलब समझो, ये बहुत आगे काम आने वाला है। ये सेल अगर आपका है तो इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है ये वाला और ये वाला, दिस इज योर पोल, और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये लाइन, दिस इज योर इक्वेटर,
इक्वेटर भी कभी कभी लिखा जाता है, कभी कभी इसको जो है इक्वेटोरियल प्लेट भी बोला जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये भी आगे काम आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको मेटाफेज में बताऊंगा कि क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर्स पे आ जाते हैं। खैर अभी आप ये देखिए कि सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, यानी कि जो सेंट्रोजोम में जो सेंट्रियोल होंगे, ये ऐसे सेंट्रियोल जो होंगे ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू होंगे। ये इधर आएगा, वो उधर जाएगा, ठीक है। और यहाँ एस्टर रेस जो है आपको बनते हुए दिखाई दे जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स भी बन जाते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अभी मैं अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा, ये तो बस आपको पोल्स और इक्वेटर समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियोलस ये गायब हो जाता है, आपको नहीं दिखाई देगा। आपको जो है केवल क्रोमोसोम्स, और वो भी डुप्लीकेटेड फॉर्म में दिखाई देंगे, हैविंग 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंट एट सेंट्रोमियर। ठीक है, आपको एस्टर रेस बनते हुए दिखाई दे जाएंगी, सेंट्रियोल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स बन चुके होंगे, शायद वो भी दिख जाए, वो मुझे कंफर्म करना होगा कि वो दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स दी ऑपोजिट पोल्स, वो ऑपोजिट पोल्स पे सेंट्रियोल मूव करेंगे, और ऐसा कुछ होता है प्रोफेज में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, तो फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर ये वाला पोर्शन में मिटाऊंगा ताकि एक डायग्राम बना पाऊंगा। ये वाला आप नोट कर लीजिए, हो गया। अब मैं डायग्राम के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये है एक सेल, मैं एनिमल सेल का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर हो गया है, इसको शो करने के लिए हम ऐसा डॉटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप एग्जाम्स में भी यही बनाएंगे, ठीक है। डॉटेड स्ट्रक्चर से आप शो करेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड। यहाँ पर जो है अंदर क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम्स, और इनका जो है सेंट्रोमियर भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर विजिबल लाइक दिस, क्लियर। अब यहाँ पर जो है, अब चूंकि ये एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल, तो यहाँ क्या होगा, सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल ये पोल्स पे मूव करना शुरू करेगा, ये पोल्स पे आना शुरू करेगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर हो जाएगी। मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूं, सेंट्रियोल मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, सेंट्रियोल मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, और एज वेल एज न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है, क्लियर हो गया। और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने यहाँ मार्क किया है 2 सिस्टर क्रोमैटिड से, और बीच में जो रेड कलर का है वो है आपका सेंट्रोमियर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये था प्रोफेज, इतना ही केवल आपको पढ़ना है। और याद करने के लिए आपको क्या करना है ना, कुछ चीजों पर ध्यान दो, आपको पॉइंट्स अपने आप दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, क्रोमोसोम्स को देखना है पहली चीज, एनिमल सेल है तो आपको सेंट्रियोल को देखना है, एस्टर रेस को देखना है, स्पिंडल को देखना है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखना है। बस आपके 5-6 पॉइंट रेडी हो गए अपने आप। तो इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम मेटाफेज शुरू करते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मेटाफेज। मेटाफेज हर स्टेज को, हर फेज को पढ़ने के लिए प्रीवियस वाले को आपको दिमाग में रखना होगा कि इसके पहले क्या हुआ था, अब क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम्स आर aligned at the equatorial plate। ठीक है, मैंने आपको बताया ही कि इक्वेटोरियल प्लेट क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे स्पिंडल फाइबर attaches to the chromosomes ठीक है, each of the chromosomes to each of the क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखो, अब ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, दो में मैक्सिमम तो 2 ही पॉइंट्स थे इसमें, और भी कुछ लिखा नहीं जा सकता। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगा। हाँ, स्पिंडल फाइबर अटैच टू दी ईच ऑफ द क्रोमोसोम एट सेंट्रोमियर। अब आपको सेंट्रोमियर का यूज समझ में आएगा। और आप याद करिए, मैं फर्स्ट लेक्चर में शायद आपको बताया था कि सेंट्रोमियर जो यहाँ क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में आपको डिस्कस कर रहा था, उसमें मैं आपको बताया था कि अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसके सेंटर में जो है सेंट्रोमियर ऐसे प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर के पास यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं एंड दे आर नोन एज काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स, ठीक है। और ये रेड वाला क्या है, रेड वाला है सेंट्रोमियर। एंड दीज टू आर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो इस काइनेटोकोर करता क्या है, दिस प्रोटीन हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, आप याद रख भी सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते, आपके ऊपर है। काइनेटोकोर अ प्रोटीन helps in the attachment of spindle fiber to the centromere। ठीक है, ये रहा आपका मेटाफेज। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। एक डायग्राम से मैं आपको क्लियर बता दूंगा। यहाँ पर डायग्राम कहाँ बनाया जाए, यहाँ बना देते हैं। अब देखो, प्रोफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुका था, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर पे लाइन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ऐसे आकर के लाइन हो जाएंगे और ये इनका सेंट्रोमियर होगा।
और सेंट्रोमियर के साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको बताया काइनेटोकोर नामक प्रोटीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, क्रोमोसोम क्या हुए, अलाइन हो गए एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ऑल द क्रोमोसोम्स। और साइड से थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, नहीं इसको ऐसे बनाना होगा। अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हो गए, ये हो गए आपके क्रोमोसोम्स। यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स हो गए, उनके सेंट्रोमियर हो गए। अब यहाँ पर क्या पाई जाएगी, काइनेटोकोर प्रोटीन पाई जाएगी। ठीक है, ये आप बनाइएगा नहीं बनाइएगा एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल है ये ऑपोजिट एंड्स पे पहुंच चुका है। ठीक है, प्रोफेज में क्या हो रहा था, प्रोफेज में पहुंच रहा था। ठीक है, यहां पर पहुंच चुका है। अब ये जो है स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और जो है सेंट्रोमियर पर, हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं थोड़ा सा सुन लो। स्पिंडल फाइबर्स आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो हेल्प करते हैं एंड दे आर अ टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, या सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक टाइप है स्पिंडल फाइबर। समझ गए बात। तो ये मेटाफेज था आपका, ये क्रोमोसोम्स है, ये स्पिंडल फाइबर्स है, इस बीच में सेंट्रोमियर है और ऊपर क्या है, ये दोनों दीज आर सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये पोल्स पे पहुंच गए, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम जो है वो लाइन कर गए। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद मैं एनाफेज और टीलोफेज आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे एनाफेज। एनाफेज तो देखो, फिर से मैं आपको कह रहा हूं, प्रीवियस फेज को आप याद रखिए। ठीक है, मेटाफेज में क्या हुआ था कि इक्वेटोरियल प्लेट पर जितने भी क्रोमैटिड्स थे, क्रोमोसोम्स थे, वो लाइन हो गए थे और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए थे। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में होगा ये कि क्रोमोसोम्स separates or splits into two सिस्टर, या आप और अच्छा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा टू सिस्टर chromatids of the chromosomes splits, ठीक है, ड्यू टू, ये क्यों स्प्लिट हो रहा है उसका रीजन, ड्यू टू शॉर्टनिंग और दी contraction of the spindle fibers। ठीक है,
दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं हर क्रोमोसोम की, वो स्प्लिट करेंगी। क्यों स्प्लिट करेंगी? क्योंकि वो जो है, जो स्पिंडल फाइबर्स उनके सेंट्रोमियर पर अटैच हुआ था वो अब छोटा हो रहा है, यानी कि वो खींच रहा है दोनों क्रोमैटिड्स को। ये एक डायग्राम के हेल्प से मैं आपको शो करूंगा। यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दो क्रोमैटिड्स में स्प्लिट होगा क्रोमोसोम्स। कैसे होगा? देखो, ये था क्रोमोसोम, मैं मेटाफेज वाला पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं अलग अलग क्रोमोसोम हर फेज में बना दिया। पहले मैं 4, दूसरे में पता नहीं कितने बनाए थे। क्या होता है ना कि सारे क्रोमोसोम सेम होते हैं। जैसे अगर प्रोफेज में जितने क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पर भी उतने ही क्रोमोसोम्स यहाँ पर आप दिखाना। ठीक है, अभी मैं कंपैरेटिवली डायग्राम जो एक बनाऊंगा उसमें मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर 4 बना रहा हूँ। ठीक है, ये सेंट्रोमियर वाला पॉइंट है और स्पिंडल्स ऐसे ऐसे अटैच हुए। ठीक है, स्पिंडल्स ऐसे ऐसे अटैच हुए। यहाँ पर क्या है? सेंट्रियोल है, ऐसा। ठीक, अब क्या होगा कि ये स्पिंडल फाइबर जो है, ये शॉर्टनिंग इसकी स्टार्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा स्पिंडल फाइबर का, और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं इनको पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल रिजल्ट इन दी स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स एट सेंट्रोमियर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो आपको ये दिखाई कैसा देगा? आपको ये दिखाई कैसा देगा? आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और सुनो, किताबों में आप लोगों के ना कुछ ऐसा भी होगा, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज। तो देखो, यहाँ पर क्रोमैटिड्स के पोजीशन को अगर ध्यान में देखा जाए तो आप अर्ली और लेट में आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेंगे। कैसे कर पाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अब ये क्रोमैटिड्स सेपरेट होना शुरू ही हुए। ठीक है, पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हुए। जब ये ऊपर यहाँ पहुंच जाएंगे ऐसे, जब आपको सेल के अंदर कुछ ऐसा दिखाई दे जाए, ठीक है, ये अर्ली एनाफेज, अर्ली एनाफेज, और ये क्या है? लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज। इसी तरह प्रोफेज में भी था। ठीक है, सेंट्रियोल जो मूव कर रहे थे ऑपोजिट पोल्स पर, शुरुआत में जब फुली ऑपोजिट पोल्स पर नहीं आए थे तो उनको अर्ली प्रोफेज कहा जा रहा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो ही रहा था, पूरा डिसअपियर नहीं हुआ था, उसको अर्ली प्रोफेज कह रहे थे। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए, क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल हो गए, सेंट्रोजोम जो है आपके ऑपोजिट पोल्स पे एग्जैक्टली पोल्स पे पहुंच गए, तो आप उसको लेट प्रोफेज कह रहे थे। ठीक है, तो ये यही कॉन्सेप्ट है, ये होते जा रहा है ना। तो शुरुआती दौर को आप अर्ली कहेंगे, बाद वाले को लेट कहेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से डायग्राम को बना लीजिए। हो गया, चलिए इरेज करते हैं। अब लास्ट फेज बचा, जिसका नाम है टीलोफेज। टीलोफेज। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं पहले बनाऊंगा फिर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा।
पहले मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमैटिड्स थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे और स्पिंडल फाइबर से अटैच थे इस तरह। ठीक है, सेम यहाँ पर भी और स्पिंडल फाइबर से अटैच थे। अब क्या होगा, इन क्रोमैटिड्स का वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, डीकॉइल हो जाएंगे ये सारे। ठीक है, ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड और कंडेंस्ड फॉर्म में थे ना क्रोमोसोम्स। अब ये क्या होगा, ये डीकॉइल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, वापस क्रोमैटिन फाइबर्स की तरह हो जाएंगे, ये नेटवर्क, जैसे क्रोमैटिन नेटवर्क था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि जो क्रोमोसोम्स बने थे, सेपरेट होने के बाद, जेनेटिक मटेरियल का सेपरेशन होने के बाद, वो क्या हो जाएगा, वापस से क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी और सेम इधर भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। ये होने के बाद यहाँ पर योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर पोर्स होते हैं, वो मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसी ही आपको एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाएगा और यहाँ पर जो है न्यूक्लियोलस भी होगा, न्यूक्लियोलस भी अपीयर हो जाएगा यहाँ पर ऐसे डार्क स्टेन। ठीक है, न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स। ठीक है, और यहाँ पर एनिमल सेल में क्या होगा कि हल्का सा फरो भी बन जाएगा, हल्का सा, इनिशियली हल्का सा फरो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि दी अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिड्स टेक्स प्लेस। ठीक है, अनकॉइलिंग हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस reappears. In animal cell के अंदर फरो is initiated का मतलब क्या होता है, starts टू फॉर्म, बनना शुरू हो जाना। ठीक है, देखो फरो यहाँ पर बन गया, मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज फरो इन एनिमल सेल ओनली। ठीक है, प्लांट सेल में कुछ और होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस ऊपर भी इसी तरह होगा, मैं नीचे मार्क कर रहा हूं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, रीअपीयर हो जाएगा। और यहां पर ये क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन। तो ये 4 फेजेस में आपके कैरियोकाइनेसिस का पूरा स्टेज जो है वो समाप्त हो जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब आप समझ पाए होंगे, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि प्रोफेज को अगर आप ध्यान में रखें, अगर प्रोफेज को देखें तो प्रोफेज के बाद क्या हो रहा था, प्रोफेज में क्या हो रहा था, प्रोफेज में एक न्यूक्लियस था। ठीक है, उसमें पहले क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट हुआ और क्रोमोसोम्स बन गए। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड फॉर्म में थे क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट किया था एस फेज में, इंटरफेज के। ठीक है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, शायद उनको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देख करके आए, तब उनको ये सारा कुछ क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब धीरे धीरे क्रोमैटिन मटेरियल जो है जब कंडेंस हुआ, तो कंडेंस इसीलिए हुआ था ताकि जेनेटिक मटेरियल को 2 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट किया जा सके। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल 2 इक्वल पार्ट में सेपरेट होने के बाद जो क्रोमोसोम्स थे, जो क्रोमैटिड थे, वो अनकॉइल होकर के वापस से क्रोमैटिन नेटवर्क बना लिए।
अब इनका क्या होगा, मैं ये वाला पोर्शन इरेज करूंगा, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि फरो से क्या होता है, और फरो प्लांट सेल में नहीं बनता तो प्लांट सेल में क्या होता है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर क्या होगा, इसका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये फरो और डीप जाएगा अंदर तक साइटोप्लाज्म में, ये ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, और जाते 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 ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और each cells having their own nucleus and their own genetic material। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हो गई। ये हो गया साइटोकाइनेसिस। ठीक, अब क्या होता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इधर का थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक, ये वाला पोर्शन आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। मैं बताऊंगा प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस। दिस वाज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में क्या हुआ, फरो फॉर्मेशन। एनिमल सेल फरो फॉर्मेशन। ठीक है, फरो फॉर्मेशन हुआ, और बाहर से अंदर की तरफ, आउट से इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ फरो फॉर्मेशन हुआ इन एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में क्या होगा, देखो प्लांट सेल में होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक डायग्राम से जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं। ये प्लांट सेल है, इनके दो जो है इनका कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। अब यहां से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। एक प्लेट बनेगी जो इस डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगी। ठीक है, और इस डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगी तो क्या होगा, फाइनली जो है ये सेल जो है ऐसे अंदर से डिवाइड हो जाएगा, जिसके पास उसका अपना 2 न्यूक्लियस होगा इस तरीके से। तो ये प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में होता है। इसको नोट कर लो अच्छे से। हो गया, हो गया। चलिए अब मैं आपको कंपैरेटिव डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करूंगा। एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अब लेबलिंग जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहां कर दूंगा। ये है प्रोफेज, और यहाँ मैंने बना दिया सेंट्रियोल, और ये एस्टर वेसिकल। ठीक, ये प्रोफेज। इसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में बताइए, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द इक्वेटर। ऐसे, ठीक है, क्रोमोसोम इक्वेटर्स पे आ गए। स्पिंडल फाइबर इनसे अटैच हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर क्या है कि इनसे अटैच हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप?
स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इन क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग शुरू होगी। देखो यहाँ पे भी मैंने 4 बनाए थे, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4, ठीक है। क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर टीलोफेज आ जाएगा। इसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिड्स का अनकॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ नाम लिख देता हूँ, ये मेटाफेज है, आपको ऊपर का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये है एनाफेज, एनाफेज, और ये क्या है, टीलोफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब टीलोफेज के बाद जो है साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, फरो फॉर्मेशन से, ये फरो बन जाएगा यहाँ, फरो। ठीक है, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया। तो ये था एनिमल सेल का, ये था एनिमल सेल का। अब मैं आपको बताऊंगा प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल में क्या होगा, बिल्कुल सेम, ये प्लांट सेल है, इनमें ऐसे जो है बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने वाला है। ठीक है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने वाला है तो आप उसको डॉटेड स्ट्रक्चर से बनाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइंस। ठीक, ये क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स हो गए। और ये है आपका प्रोफेज, प्रोफेज। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब देख लीजिए मेटाफेज को। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है, ध्यान दो, सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स में भी तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, इनके भी तो ऑर्गन्स को मूवमेंट की जरूरत है ना। तो यहाँ पर सेंट्रियोल केवल प्रेजेंट नहीं होगा, एस्टर रेज नहीं बनेंगे, लेकिन स्पिंडल फाइबर होगा इनके पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्रोमोसोम्स आर अलाइंड, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द इक्वेटर, ऐसे। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं ऐसे। ठीक, लेकिन सेंट्रोजोम नहीं है। देखो यहाँ सेंट्रोजोम मैंने नहीं बनाया, यहाँ बनाया था एस्टर रेस के साथ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नो सेंट्रोसोम, नो एस्टर रेस। ठीक है, नो सेंट्रोसोम, नो एस्टर रेस। यहाँ पे सेंट्रोसोम एंड एस्टर रेस प्रेजेंट, सेंट्रोसोम एंड एस्टर रेस आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर एक अगला स्टेज क्या होगा, सेंट्रोसोम के पास जो है आपकी स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए हैं क्रोमोसोम्स पे। अब ये क्या करेंगे, शॉर्टनिंग होगी इनकी। शॉर्टनिंग होने से क्या होगा, ये स्प्लिट कर जाएंगे इनटू 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे अगला स्टेज क्या होगा, अगला स्टेज होगा कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और आप इसको क्या बोलते हैं, आप इनको बोलते हैं टीलोफेज। आप इसको क्या बोलते हैं, टीलोफेज बोलते हैं, ये टीलोफेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर होगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन। यहाँ अंदर से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेल प्लेट, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। और यहां पर क्या था, फरो
फरो फॉर्मेशन, ये बाहर से अंदर की तरफ, ये अंदर से बाहर की तरफ, ये अंदर से बाहर की तरफ होगा फरो फॉर्मेशन, बाहर से अंदर की तरफ। तो इस माध्यम से मैं यहाँ पर अगला स्टेज भी बना देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह है। सेल प्लेट फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर बीच में ऐसे डिवाइड हो जाएगा साइटोप्लाज्म, और फिर यहाँ पर दो न्यूक्लियस इनका अपना जेनेटिक मटेरियल, और इस तरीके से सेल जो है डिवाइड कर जाएगा। यहाँ पर एनिमल सेल भी कुछ इसी तरीके से डिवाइड करेगा, ये और ये दूसरा। क्या आपको क्लियर हुआ बात? क्या क्लियर हो पाया है? मैं यहां लिख भी देता हूं, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड दिस इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ये भी साइटोकाइनेसिस। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। माइटोसिस हमने यहां पर आकर के कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस वगैरह भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए या बना लीजिए, और ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर उसके बाद हम एक छोटा सा टाइम ले करके मियोसिस को ख़त्म करेंगे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मियोसिस को ख़त्म करते हैं हम लोग। मियोसिस वैसे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको, आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा है, उसके स्टेजेस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, केवल उसके बारे में एक ओवरव्यू और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस, अनदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो देखो, इस सेल डिवीजन को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा। क्यों रिडक्शनल कहते हैं? बिकॉज क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। क्लियर हो रही है बात आपको? क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। अब देखो, एक बात सुन लो कि मियोसिस जो है ये दो स्टेजेस में होता है। एक होता है मियोसिस 1 एंड दूसरा होता है मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 में जो है रिडक्शन, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन, मतलब मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन होगा, और मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस ओनली, सिंपली माइटोसिस, ठीक है। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? समझ पा रहे हैं आप मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? पहला मियोसिस जो है ये रिडक्शनल होगा, दूसरा मियोसिस जो है वो माइटोसिस जैसा होगा, इक्वेशनल डिवीजन की तरह, इक्वेशनल डिवीजन। अब एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, वो आप स्किप भी कर सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है वो सुन सकते हैं। ये पॉइंट है कि मियोसिस में ओनली सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन occurs and cell divides twice, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, लेकिन सेल जो है वो दो बार डिवाइड करेगी, एक मियोसिस 1 में और एक मियोसिस 2 में। अब देखो, आपके लिए मियोसिस 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आप अभी माइटोसिस पढ़ के आ रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ माइटोसिस होनी है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये रिडक्शनल डिवीजन, जो आपको भी पूरा फुल फेज नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। आपको तो मैंने ये बता ही दिया है कि रिडक्शनल डिवीजन क्यों होता है, मियोसिस क्यों होता है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन में हमको क्रोमोसोम नंबर हाफ करने होते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद हम नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन को
अचीव कर पाए। लेकिन ये कैसे होता है ये भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको बेसिकली यहाँ पर वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मियोसिस लीड्स टू वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन होता है, वेरिएशन होता है। कैसे वेरिएशन होता है? देखो माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में एक सेल जो है अपने जैसे ही दो और सेल्स को प्रोड्यूस करता था। तो यहाँ कहते थे कि डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू दी पेरेंट सेल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर डॉटर सेल पेरेंट सेल के जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे, और जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर उनकी जीन्स डिफरेंट है तो वो भी डिफरेंट होगा। ये वेरिएशन कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। और यहाँ पर हमको पढ़ना है कि मियोसिस occurs in sex cells of gonads। ठीक है, to produce only, यहाँ ओनली लगा दो, meiosis occurs only in sex cells of gonads to produce haploid gametes। ठीक है, so that normal diploid condition is achieved after fertilization। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मियोसिस में इतना ही है केवल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये रिडक्शनल डिवीजन किस तरीके से होता है। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सॉरी, रिडक्शनल डिवीजन आपको नहीं बताऊंगा, स्टेजेस आपको नहीं पढ़ने, आपको मैं केवल बताऊंगा कि वेरिएशन कैसे आता है। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिडक्शनल डिवीजन जो है मियोसिस 1 में होता है। एक इसका ओवरव्यू आप देख लीजिए। देखो, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है 2n और इसमें जो है मान लो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 4 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 पेयर्स। ठीक है, 2 पेयर है क्रोमोसोम का, एक ये वाला एक ये क्रोमोसोम है, और एक ये क्रोमोसोम। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 पेयर है ना, तो पेयर में ऐसे बनाना है। एक यहाँ पे ये बिल्कुल इसी के जैसा होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा रिडक्शनल डिवीजन में, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम, ऐसे जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मियोसिस के टाइम पर क्रोमोसोम्स जो हैं सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम
ऑल्सो नोन एज होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, वो क्रोमोजोम जिनका शेप और साइज सेम है, दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोजोम्स। दे कम टूवर्ड्स ईच अदर, आस पास आते हैं, कम या यूनाइट। ठीक है, यूनाइट। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम इस तरीके से यूनाइट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनका क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, मैं ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है। ये मियोसिस 1 की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि रिडक्शनल डिवीजन में सिमिलर टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स यूनाइट एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन देम। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर आप यहां पर नोटिस करें तो these two are sister chromatids and these two are non-sister chromatids। ठीक है भाई, देखो ना, ये दोनों बहनें लग रही हैं सेम कलर की, ये दोनों भी सिस्टर हैं, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, इनका यहाँ बीच में सेंट्रोमियर है दोनों का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। ये एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है, मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके एक होमोलोगस पेयर को हमने उठाया है। इसका ये वाला सेट जो है क्रोमोसोम का, ये मान लो फादर से आया है, और ये वाला सेट जो है ये मान लो मदर से आया है। ऐसा ही होता है। ठीक है, पैटर्नल क्रोमोसोम एंड मैटरनल क्रोमोसोम, इन दो होमोलोगस पेयर्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। अब देखो, मैं वेरिएशन के बारे में आपको बता रहा था कि वेरिएशन क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कैसे हो रहा है पहले समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएशन होने वाला है। वेरिएशन कैसे होगा? मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो होमोलोगस हैं एक दूसरे के, जो सिमिलर शेप और साइज के हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। और वो कैसे होगी कि देखो, इनका जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, इट विल ओवरलैप ओवर ईच अदर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स अ क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर वेयर इट जॉइंस at a particular point and this point is known as chiasmata। ठीक है, chiasmata बोलते हैं इसको। अब यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल आर एक्सचेंज्ड। यहां पे क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल्स आर exchanged। Chromosomal materials are exchanged between two non-sister chromatid of homologous chromosomes। ठीक है, क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये एक्सचेंज होगा। अब देखो, ये ऐसा हुआ। अब यहाँ पर मैं यहाँ बना रहा हूँ आगे, देखो ये ऐसा हो जाएगा। अब जब ये सेपरेट होंगे, तो यहाँ पर दूसरे वाले का पोर्शन आ जाएगा और यहाँ पर इस वाले का पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। समझ पाए बात? क्या आपको क्लियर हुआ है बात? इज इट क्लियर? दिस वॉज क्रॉसिंग ओवर, दिस वॉज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर आर एक्सचेंज्ड। ठीक है,
इस तरीके से एक्सचेंज हो गए। अब क्या होगा, जो मैं अभी आपको यहाँ बता रहा था वो मुझे बाद में बताना था, ठीक है। अब यहाँ पर इनका एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड, ऐसे एक पेयर में से हर क्रोमैटिड जो है वो गैमेट के अंदर जाएगी। ये आपको ना भी समझ में आए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आपके स्कोप के बाहर है। मेरे को बेसिकली यही बताना था कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू वेरिएशन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब हुआ कि ऑफस्प्रिंग्स विल बी not exactly identical to their parents, ठीक है। अब पेरेंट्स से तो आइडेंटिकल होंगे भी नहीं, सिबलिंग्स ऑल्सो शो वेरिएशन या डिफरेंस, ठीक है। आपको क्लियर हुआ बात? क्या आपको बात क्लियर हुआ है? अब स्टेजेस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है तो आप उसको स्किप करेंगे। अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ आपको एक छोटा सा बात बता करके मियोसिस के बारे में हम लोग ये लेक्चर को एंड करेंगे। इरेज कर रहा हूँ। क्रॉसिंग ओवर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मियोसिस 1 में होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स नंबर आर हाफ। अब क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो रहे हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड। इसका हम लोग सिग्निफिकेंस देखने जा रहे हैं, क्यों हाफ हो रहा है, ठीक है। हम लोग एग्जांपल लेंगे ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक। मेल और फीमेल, ठीक है। दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। मेल हैव देयर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये एरो हटा देते हैं। यहाँ पर क्या है, टेस्टिस, और यहाँ है ओवरी, ठीक है। अब मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ सेक्स सेल्स, गैमीट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, ओवम बनेगा या एग बनेगा, ठीक है। क्या आपको बात क्लियर हुआ है? मेल इज, ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड किसको बोलते हैं? जिनके पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे यहाँ 46 क्रोमोसोम्स है ना, 46 क्रोमोसोम्स है, या इनको 23 पेयर भी बोलते हैं, 23 पेयर। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इनके गैमीट्स में अगर देखा जाए तो क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ्ड, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, कैसे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे पहली बात, या आप कह सकते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं। यहाँ पर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्या है, 23 पेयर है, या आप उसको 46 भी बोल सकते हैं, या उसको 2n भी बोल सकते हैं, 23 इंटू 2n, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 23 क्रोमोसोम्स ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हो कि जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी के बगल में इसका होमोलोगस,
इसी के बगल में इसका होमोलोगस, इसी के बगल में इसका, इसी के बगल में इसका, इसके बगल में इसका। तो ये एक होमोलोगस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी तरह करके 23 पेयर्स हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो वही मैं बताना चाह रहा था, इनमें से एक क्रोमैटिड आएगा, इनमें से एक क्रोमैटिड आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, इसमें से कोई एक आएगा, इसमें से कोई एक आएगा। ऐसे ही सारे पेयर में से 23 पेयर्स में से एक एक क्रोमोसोम आएंगे, एक एक क्रोमोसोम आएंगे और मिल करके 23 क्रोमोसोम बनाएंगे, और यही जो है इन गैमीट्स को मिलेगा। यही मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा कि उसके पहले आपको क्रॉसिंग ओवर बता देना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है, मैं इसको अच्छे से लिख करके आपको दिखा देता हूँ। 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर, ठीक है। इन 23 पेयर में से हर एक पेयर में से 1 क्रोमोसोम आएगा, 1 क्रोमोसोम। और आप याद करिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम थे, इनका क्रॉसिंग ओवर हुआ था। याद करो, इनका क्रॉसिंग ओवर हुआ था, यानी कि मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स के बीच में जो होमोलोगस थे उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, इससे उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था। अब यहाँ पर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एक एक क्रोमोसोम आ रहा है, तो वो वेरिएशन लेकर के आ रहा है एट दिस लेवल, एट द लेवल ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इसीलिए हुआ था। अब हर ये 23 पेयर्स में से, 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम्स हो गए, तो हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा, एक एक क्रोमोसोम आएगा और गैमीट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो अब ये जो गैमीट होगा, ये जो गैमीट होगा, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। 23 पेयर नहीं, पेयर यहाँ पे थे, हर पेयर में से एक एक आया, तो 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हो गए। इसको हम हैप्लॉइड, इसको डिप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं 2n, और इसको n वाली कंडीशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं ये वाला पोर्शन नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर ये ना भी समझ में आए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो, यहाँ पर स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे n, यहाँ पे n, ये n है, ये भी n है। अब क्या होगा, रिप्रोडक्शन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके रखना, हम लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है, तो वहां पर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, 2n बनेगा, यानी कि n प्लस n इज इक्वल्स टू 2n, n प्लस n इज इक्वल्स टू 2n, n और n मिल गए, 2n बन गए। और ये 2n जो है वो जाइगोट के क्रोमोसोम्स होंगे, और जाइगोट के 2n क्रोमोसोम्स है, फादर और मदर के भी 2n क्रोमोसोम्स थे, तो ये भी ह्यूमन बीइंग होगा। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर को बना करके रखने का काम होता है मियोसिस का, ठीक है। इसीलिए यहाँ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। और वेरिएशन वाला पोर्शन जो है आप स्किप कर सकते हैं। वेरिएशन में आप केवल इतना याद रखिए कि होमोलोगस पेयर्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, कियाज्मा पॉइंट वहां पर बनता है, एक्स टाइप का स्ट्रक्चर, वहां पे उस पॉइंट को कियाज्मा बोलते हैं हम लोग, कियाज्माटा भी बोलते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिए, बाकी आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। मैंने ये कंप्लीट कर दिया, ये चैप्टर यहाँ पर ओवर हो जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जेनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।